Record. Yeah, our class is going to be recorded, and remember that in today's class, I will tell you about what in today's class I will tell you about lyric, that is the subjective form of poetry. In my previous class, I have gone with sonnet. अगर आपको याद होगा पहले वाले क्लास में मैं sonnet पे गया था और आज की क्लास में मैं कह रहा हूँ कि मैं lyric पर बात करूंगा. So there are 2 points which we have to follow. एंड व्हाट इज दैट? नंबर वन पॉइंट कि जब हम लिरिक की बात करते हैं या जब हमारा लिरिक है, तो व्हाट इज लिरिक एंड हाउ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, हाउ वी कैन इंटरप्रेट लिरिक. लिरिक क्या है, लिरिक को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, लिरिक की क्या खासियत है. ऑल दीज थिंग्स वी शुड नो अबाउट मीन्स इन दिस क्लास, एज ऑलरेडी वी हैव गॉन विद सोनेट. जैसा कि हम लोगों ने सोनेट को पढ़ा, सोनेट को देखा, सोनेट का हिस्ट्री, सोनेट का characteristics, these things we have gone. In the same way, the same thing we should follow forward, the same thing we should follow to understand lyric. Number one, कि जो लिरिक है, लिरिक इज अ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री. सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है कि लिरिक इज अ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री. LYRIC, लिरिक इज अ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री. दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि इफ यू यूज द वर्ड की लिरिक इज अ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री? इन सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री देर इज व्हाट, देर इज द पर्सनल ट्रीटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. यू फाइंड सब्जेक्टिविटी, you find subjectivity, you find, you can just note down this point कि सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में क्या होता है, सब्जेक्टिविटी होता है, पर्सनालिटी ऑफ द पोएट होता है. वहां पे सब्जेक्टिविटी होगा और वहां पे क्या होगा, पर्सनालिटी ऑफ द पोएट होगा. So when I talk about lyric, you have to remember what, when I talk about lyric you have to go कि lyric is what, lyric is a subjective form of poetry. Number one point. Number two point कि when you talk about कि subjective form of poetry, then we should go, या we should know कि what is subjective form of poetry, what is subjectivity. Subjective form of poetry means ultimately in such type of poem you come to know what, you come to know that there is a relationship between reader and writer, direct relationship. जो रीडर है और जो राइटर होता है, जो पोयम को कंपोज कर रहा है और जिसके लिए वह पोयम कंपोज किया है, दोनों साथ में मुखातिब होते हैं, दोनों दोनों डायरेक्ट मुखातिब होते हैं. इसीलिए इसमें कहा जाता है कि देयर इज अ सब्जेक्टिविटी. तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोजर एंड द रीडर. For example, if I am a poet, if I write any poem, and in that poem you find my presence, you feel my presence, and I interact with our means a reader, then that is what, then that is the subjective form of poetry. If I interact with you directly without taking the help of any third person or third character, तो वह क्या होगा, वह डायरेक्ट, वह जो है डायरेक्टली होगा जो है. तो एक तो हमें जो ध्यान में रखना है कि सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में क्या होता है कि रीडर के बीच में और जो कंपोजर होता है उसके बीच में एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है. देयर इज अ डायरेक्ट इंटरेक्शन, एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा. और किसके बीच में होगा? बिटवीन द रीडर एंड द राइटर. एक जो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री होता है. दूसरा चीज क्या होता है कि जो भी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है उसमें जिस टॉपिक को लेकर के आप बात करते हैं उसमें यू विल फाइंड दैट कि यू विल फाइंड दैट कि द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली ट्रीटेड, देयर इज द डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. You find the presence of the poet, you find what, you find that means the poet is going to interact with the reader directly. You find the personality of the poet, आपको poet की personality नजर आएगी. You find what, you find the personality of the poet, you find subjectivity. So these are the 2 or 3 points which you have to follow, which you have to go. Number one, subjectivity. Number two, personality. Number third, what, number third, डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट ट्रीटमेंट होता है. सब्जेक्टिविटी नंबर वन, पर्सनालिटी नंबर टू,
direct treatment of the object, interaction between the reader and the writer, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच में, कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ आई गिव यू द पोयम, इफ यू गो विद द पोयम एजुकेशन ऑफ नेचर, जो इंटरमीडिएट में प्रिस्क्राइब्ड रही है, देयर वाज अ पोयम एजुकेशन ऑफ नेचर, एंड यू विल कम टू नो कि द पर्टिकुलर पोयम एजुकेशन ऑफ नेचर that is also known as Lucy poem या 3 years she grew sun and star, that is a well known lyric। और उस लिरिक में जो है यू फाइंड दैट द पोएट टॉक्स अबाउट अ गर्ल जो कि 3 years शी ग्रीव अप इन द लैप ऑफ नेचर, नेचर वर्कड एज गाइड, एज गार्जियन, केयर टेकर, सो दीज थिंग्स यू विल फाइंड। व्हाट आई वांट टू से कि उस सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री में पोएट कहता है कि 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शार, nature said a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take. She shall be mine, and I will make a lady of my own. So this is the what? This is the first stanza of the poem, and you will come to know कि वहां पे क्या है कि poet का direct present है। You can just see the presence of the poet directly. बिकॉज क्यों, जब वो कहते हैं 3 years green sar, nature said a lovelier flower on earth was never sown, this child I too, there is the word using of the word I का मतलब who, I का मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ, this child I too myself will take, she shall be mine, and I will make a lady of my own, such a thing। Undoubtedly there is, he is talking about nature, he is ultimately tells what he tells, that nature is working एज गाइड, गार्जियन, केयर टेकर, सो मेनी थिंग्स। लेकिन जो वर्ड आई आया, जो वर्ड वी यूज किया जाता है, यह सबसे पहले सब्जेक्टिविटी की एक सब्जेक्टिविटी, पर्सनालिटी, यह बताता है कि डायरेक्ट पोएट कुछ ना कुछ अपने बारे में बात कर रहा है। इसके पहले जब मैं सोनेट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किस चीज का एग्जांपल दिया था कि सोनेट में एक पॉइंट मैंने लिया हुआ था, और मैंने एक एग्जांपल दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस का। वहां पर भी आप देखते हैं कि सोनेट भी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। तो जो भी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री होता है उसमें पोएट रीडर से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द रीडर एंड द राइटर। दूसरा चीज, यू फाइंड द पर्सनालिटी ऑफ द पोएट, द पोएट शेयर्स हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, या द पोएट कम्युनिकेट्स विद whom with the reader डायरेक्टली। जैसे मैं टीचर हूं तो मैं आपसे डायरेक्ट मुखातिब हो रहा हूं, आई एम एड्रेसिंग यू डायरेक्टली, आई एम इंटरेक्टिंग विद यू डायरेक्टली, देयर इज नो वन बिटवीन यू एंड आई। तो इस तरह से जो जो रिलेशनशिप बनता है उसमें क्या होती है, सब्जेक्टिविटी होती है। डायरेक्ट आप उनके प्रेजेंस को पा रहे हैं, उनको देख रहे हैं। तो लिरिक क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। Now the second point which I want to tell you, that is what ki the word lyric came from the Greek word lyre। दूसरा पॉइंट जो आपको नोट करना है कि लिरिक कहां से आया हुआ है, द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लायर, LYRE। जो लिरिक है यह ग्रीक वर्ड लायर से आया हुआ। द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड लायर, LYRE, लायर। एंड दिस लायर मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ग्रीक में लायर को क्या कहा जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, MUSICAL, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो वर्ड लिरिक है ये कहां से आया है, ग्रीक वर्ड लायर से आया है। लायर की स्पेलिंग है LYRE, और इसका क्या मतलब होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे म्यूजिक निकलता है।
वह आपका जो है क्या हो सकता है, वह आपका हार्प भी हो सकता है, हारमोनियम भी हो सकता है, फ्लूट भी हो सकता है, जिससे भी एक म्यूजिक निकले या एक म्यूजिकल साउंड निकले। तो वहां से तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है, द पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर, द थर्ड पॉइंट इज दैट कि एनी पोयम विच इज संग विद म्यूजिक इज कॉल्ड लिरिक। इन अ वेरी सिंपल वर्ड, लिरिक की जो डिफिनीशन दी गई उसमें ये कहा गया कि कोई भी पोयम जो म्यूजिक के साथ गाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, लिरिक कहा जाता है। तो नोट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, एनी पोयम which is sung with music, सिंग सैंग संग, सिंग का थर्ड फॉर्म है वर्ब का, SUNG। एनी पोयम विच इज संग विद म्यूजिक इज कॉल्ड लिरिक। कोई भी पोयम जो म्यूजिक के साथ गाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लिरिक कहते हैं। इसके अलावा जो है यू हैव टू रिमेंबर कि जो लिरिक है उस पार्टिकुलर लिरिक में यू विल कम टू नो कि व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर डू यू फाइंड, यू फाइंड सीरियस सब्जेक्ट मैटर। नंबर फोर्थ पॉइंट, इफ एनीवन आस्क यू कि इन लिरिक व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर यू फाइंड, इन लिरिक यू फाइंड सीरियस सब्जेक्ट मैटर, SERIOUS, सीरियस सब्जेक्ट मैटर। राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, सीरियस सब्जेक्ट मैटर के अलावा वहां पे क्या होता है, डिग्निफाइड कंपोजिशन। कोई भी बात जो कही जाती है वह शानदार तरीके से कही जाती है। उसके लिए वर्ड कौन सा मैंने यूज किया है, डिग्निफाइड, DIGNIFIED, डिग्निफाइड कंपोजिशन। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, DIGNIFIED, dignified composition, DIGNIFIED. Again, I would like to repeat all the points which I mentioned here. Lyric is a subjective form of poetry. Number 1 point. The word lyric came from Greek word lyre, which means a musical instrument. Number third point, any poem which is sung with music is called lyric. नंबर 4 पॉइंट कि देर इज द सीरियस सब्जेक्ट मैटर। जिन भी सब्जेक्ट मैटर को लिया जाएगा वे सीरियस सब्जेक्ट मैटर होंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी जो है सब्जेक्ट मैटर फालतू का या इस तरह की चीजें ले ली गई एंड यू आर सेइंग दैट आई हैव कंपोज्ड लिरिक। नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर दैट इज व्हाट की आई टोल्ड यू, डिग्निफाइड कंपोजिशन। सब्जेक्ट मैटर भी आपका क्या होगा, सीरियस होगा, और उसका जो ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर होगा दैट विल बी स्प्लेंडेड एंड सुपर्ब। So you have to note down the next point, treatment of the subject matter, TREATMENT, treatment of the subject matter will be superb। जो उसका सब्जेक्ट मैटर का तरीका, जो ट्रीटमेंट होगा, जो प्रेजेंट करने का तरीका होगा वह कैसा होगा, वह सुपर्ब होगा। तो एक पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है। तो वेन एवर आई टॉक विद यू, जब भी मैं आपको बता रहा हूं, स्पेशली आई हैव गॉन विद 1 पॉइंट, दैट वाज सोनेट। एक टॉपिक मैंने लिया आज की क्लास में, मैं लिरिक पर बात कर रहा हूं। तो मैं जब भी आपसे बात कर रहा हूं, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जो लिरिक की शुरुआत होती है, लिरिक के रूप में अगर आप कभी कोई पूछता है कि लिरिक कौन कौन से कैसे रहे, तो कुछ और भी क्वेश्चन लिरिक से रिलेटेड रहे हैं। एक तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि विलियम शेक्सपियर वॉज अ वेल नोन लिरिसिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज। राइट डाउन दिस पॉइंट, विलियम शेक्सपियर जो आपके पहले पोएट है,
He was a well-known lyricist. He was a well-known lyricist of of Elizabethan age. एलिजाबेथन। विलियम की स्पेलिंग आप लिख लेंगे, WILLIAM। शेक्सपियर की स्पेलिंग है SHAKESPEARE। विलियम शेक्सपियर was a well-known lyricist was a well-known lyricist of एलिजाबेथन एज। इंग्लिश लिटरेचर में एक छोटा सा पीरियड आता है जिसको हम एलिजाबेथन, क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर, और उसी एज से कौन बिलोंग करते हैं? विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथन की स्पेलिंग है ELIZABETHAN, एलिजाबेथन एज। और इसकी जो डेट रही है 1558 से 1603, 1558 टू 1603, 1558 टू 1603, 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक का जो डेट रहा वह क्या रहा? एलिजाबेथन एज रहा है। तो यू हैव टू गो विद दीज पॉइंट्स, यू हैव टू फाइंड आउट कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब आप लिरिक की को लेके बात करेंगे, या लिरिक की जो एक लिरिक को लेके जो एक डिस्कोर्स होना चाहिए कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो मैंने दो हिस्सों पर बात की। एक तो ओरिजिन पर मैंने बात की, दूसरा मैंने उसको बताया कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती। अब मैं बता रहा हूँ कि कौन बड़े बड़े लिरिसिस्ट रहे हैं और किस एज से बिलोंग करते हैं। तो एक तो लिरिसिस्ट आपको किसके बारे में बताया गया? दैट वाज कि विलियम शेक्सपियर। इसके अलावा लिरिसिस्ट में कुछ और भी नाम है, जिसमें से एक नाम है सर फिलिप सिडनी। SIR, सर की स्पेलिंग वही रहेगी, फिलिप PHILIP, फिलिप। सिडनी SIDNEY, सिडनी। जस्ट आई वांट टू नो योर रिस्पांस, आर यू गेटिंग माय वॉइस? और आप सारे पॉइंट्स नोट तो कर ले रहे हैं? ठीक है श्वेत। तो आई जस्ट टोल्ड यू कि द सेकंड ऑथर इज हु? द सेकंड ऑथर इज सर फिलिप सिडनी। SIR, सर फिलिप, PHILIP, फिलिप। सिडनी, SIDNEY, सर फिलिप सिडनी। was also a well-known lyricist of Elizabethan age। ये भी एलिजाबेथन एज के अच्छे लिरिसिस्ट में काउंट किए जाते हैं। was a well-known lyricist of Elizabethan age। write down the next point, PB शेली। नेक्स्ट पॉइंट, P को कैपिटल डॉट करके P के बाद डॉट लगाना है, B के बाद डॉट लगाना है, P.B. PB शेली, SHELLEY। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, शेली की स्पेलिंग SHELLEY, PB शेली। was the best lyricist of English literature। अगर कभी क्वेश्चन आता है इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बेस्ट लिरिसिस्ट कौन है? पीबी शेली। पीबी शेली was the best lyricist of English literature। इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही वेल नोन लिरिसिस्ट रहे। पीबी शेली was the best lyricist of English literature। उनकी बहुत सारी पोयम्स है, हो सकता है आपने भी पढ़ा हो। पीबी शेली का ओ टू द वेस्ट विंड है, ओ टू स्काई लाक है,
और so many poems you will come to know. I have given only the means two examples. तो वो एक बहुत अच्छे लिरिसिस्ट में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा एक और नाम लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड ALFRED, अल्फ्रेड, लॉर्ड की स्पेलिंग LORD, लॉर्ड, टेनिसन TENNYSON, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। Again, I would like to repeat, Alfred ALFRED, Alfred, Lord LORD, Lord, Tennyson TENNYSON, Alfred Lord Tennyson was the best lyricist of Victorian age. Was the best lyricist of Victorian age. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है विक्टोरियन एज के बहुत अच्छे लिरिसिस्ट में है, उसमें शुमार किए जाते हैं। फुल स्टॉप बाद लिखिएगा, ही कंपोज्ड लिरिक, ही कंपोज्ड लिरिक एट द एज ऑफ 81। 81 साल की उम्र में भी उन्होंने लिरिक को लिखा हुआ। ही कंपोज्ड लिरिक एट द एज ऑफ 81। 81 में भी, 81 साल की उम्र में उन्होंने लिरिक को लिखा है। उनकी एक लिरिक है जो अक्सर पूछी जाती है और हो सकता है आपके यहाँ भी पूछ लिया जाए। उनकी एक लिरिक है जिसका नाम है क्रॉसिंग द बार, CROSSING, क्रॉसिंग द बार, THE द BAR, क्रॉसिंग द बार, BAR, क्रॉसिंग द बार is a well-known lyric of Tennyson, is a well-known lyric of Tennyson। क्रॉसिंग द बार टेनिसन की बहुत अच्छी लिरिक रही है। क्रॉसिंग द बार इज द वेल नोन, जिसको उन्होंने 81 साल की उम्र में लिखा था। इसके अलावा आप देखेंगे कि विक्टोरियन एज में कुछ और भी पोएट्स रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, और उनमें से एक पोएट है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट, ROBERT, रॉबर्ट ब्राउनिंग, BROWNING, रॉबर्ट ब्राउनिंग was an optimist, OPTIMIST। Again, I would like to repeat, Robert Browning, ROBERT, Robert Browning, BROWNING, Browning was an optimist, OPTIMIST, was an optimist। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो आशावादी होता है, जो हर समय पॉजिटिव थॉट को लेके चलता है, जिसके अंदर पॉजिटिव थॉट डेवलप होता है, उसको ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये भी आशावादी लिरिसिस्ट थे। ही वॉज एन ऑप्टिमिस्ट लिरिसिस्ट। एक और पोएट है मैथ्यू अर्नोल्ड, MATTHEW, मैथ्यू अर्नोल्ड, ARNOLD, मैथ्यू अर्नोल्ड, MATTHEW, मैथ्यू अर्नोल्ड, ARNOLD, मैथ्यू अर्नोल्ड was pessimist, was pessimist, PESSIMIST, pessimist माने होता है निराशावादी, PESSIMIST।
तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ऑप्टिमिस्ट थे, आशावादी थे। मैथ्यू अर्नल्ड पिसिमिस्ट है, निराशावादी है। तीसरा है थॉमस हार्डी, THOMAS, थॉमस हार्डी, HARDY, थॉमस हार्डी was meliorist, was meliorist. Now I want to close this lecture because जो हमारी रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि वो मेलियोरिस्ट थे। वो मेलियोरिस्ट का मतलब जहाँ आशावादी निराशावादी दोनों चीजें होती हैं। इसके बाद मॉडर्न एज के एक राइटर हैं W. B. Yeats, वो भी बहुत अच्छे लिरिसिस्ट रहे। W.B. Yeats। मॉडर्न एज की जो डेट है 1901 से लेकर 1945 तक। विक्टोरियन एज की जो डेट है 1837 से लेकर 1901 तक। बीच में कुछ और भी लिरिसिस्ट आए हुए हैं। उन लिरिसिस्ट में से मेटाफिजिकल पोइट्री रही है, कैरोलिन पोएट्स रहे हैं, उसके अलावा प्री रैफेलिट मूवमेंट रहा है विक्टोरियन एज में। और रोमांटिक एज तो पूरा सभी के सभी अच्छे लिरिसिस्ट में ही थे, चाहे पीबी शेली रहे हो, चाहे जॉन कीट्स रहे हो, लॉर्ड बायरन रहे हो, विलियम शेक्सपियर रहे हो, एस टी कॉलरिज रहे हो। दे ऑल वर द वेल नोन लिरिसिस्ट। विक्टोरियन एज का मैंने लिखवाया है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नल्ड हार्डी कैसे सब लिरिसिस्ट रहे। मॉडर्न एज में भी लिरिसिस्ट W. B. Yeats रहे हैं और अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट थे, जिसमें एडवर्डियन पोएट थे, जॉर्जियन पोएट थे, वार पोएट थे। दे ऑल वर। मॉडर्न एज में W. B. Yeats, डब्ल्यू डॉट, हाँ, W.B. Yeats, YEATS, ATS, एस फॉर स्टेशन। हाँ, क्योंकि बस दो बैटरी बहुत कम रह गई है, तो आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन। एंड प्लीज सेंड योर फीडबैक कि आपको कैसा लगा। ग्रुप में आप भेज सकते हैं, बस केवल फीडबैक, फालतू की कोई बातें ग्रुप में नहीं होना चाहिए। और कल जो है ऑनलाइन क्लास रहेगी, क्लास के टाइम पे। ओके। पीबी शेली वॉज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उनकी मैंने कहा था कि दो पोयम को मैंने मेंशन किया है। दैट वाज, एक तो पोयम था उनका ओड, ओड टू द वेस्ट विंड, और एक मैंने ओड टू स्काईलार।